आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल जीएस ज्ञान कोश पे, जहां पाएंगे आप इतना ज्ञान कि आपका ज्ञान पाकर दिमाग टनक जाएगा। और आज हम हो सकता है कि हमारे वीडियो में थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है कि एक वीडियो से दूसरा वीडियो के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पिछला जो ब्लड का वीडियो था वो काफ़ी दिन पहले आया था। ठीक है, अभी दो ब्लड का जो पार्ट दूसरा है। ठीक है, आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हम पूरा आगे तक पहुंचाएंगे। जैसे पहले वाले में मैंने ऑरिजिनेट बता दिया था कि किसका नाम रखा था, आर्टरी से क्या रिलेशन, आर्टरी क्या काम करती है, वेन क्या काम करते हैं, कौन सा इम्प्योर ब्लड कहाँ पाया जाता है, प्योर ब्लड कहाँ पाया जाता है, जो उसमें एक्सेप्शन केस थे वो भी बता दिया था मैंने। आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट 2 है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि ब्लड के अंदर क्या कंपोजिशन कैसा है। इसके बाद हम धीरे धीरे और आगे चलेंगे, फिर हम चलेंगे ब्लड की दीवार, मतलब जो अंदर हमारा जो हार्ट है वो कैसे के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है उस पर चलेंगे। फिर हम सर्कुलेटरी मोशन पे चल के पूरा उस ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। फिर हम उसके आगे जो है RH फैक्टर पे चलेंगे, जो कि रिसर्च नामक एक मंकी से निकाला गया था, इसीलिए उसे RH फैक्टर नाम दिया गया है। फिर आपको फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसे डिवाइड किया गया, लैंडस्टीनर विनर ने किस तरीके से ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था, क्यों ए ब्लड ग्रुप के एंटीजन ए होते हैं, उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है, सारा कुछ डिटेल हम बात करेंगे किस पर, इसी चैनल के ऊपर। तो इसीलिए आपका पहला दायित्व ये बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भेजिए, और सारे दोस्तों को ये बताइए कि जो ये चैनल पे आपका कंटेंट मिल सकता है ना, वो आपको कहीं किसी और चैनल पर नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए अपने भाई को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आगे बढ़ाइए, और कंटेंट की कोई कमी नहीं होगा आपको। 100% आपको कंटेंट प्रूफ, मतलब अगर आपने ये वीडियो देखा तो उसके बाद कहीं कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कोई जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में जो भी प्रोवाइड हो रहा है पहले उसको, और जो भी यहाँ पे मैं बताऊँ उसको आप अपने कॉपी कलम निकाल के रखिए, उसे एक एक लाइन करके जिस तरीके से मैंने लिखा है, या जिस तरीके से आपकी मर्जी, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप उसे कोशिश कीजिए कि लिखते लिखते ही समझे, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तभी आपको समझे। बहुत PDF वाले आए, वो PDF वाले PDF में ही रह जाता है, फ़ोन में ही PDF बंद हो जाता है, ड्राइव में सेव होता है और खेल खत्म हो जाता है, फिर उसके आगे PDF का खेला नहीं चलता है, क्योंकि वो निकालते नहीं है, महंगा पड़ता है। इसीलिए जो भी चीज़ आपको दिखे उस चीज़ को पहले नोट डाउन कीजिए, तो वो क्या होता है ना, जब आप लिखोगे ना तो वो आपके दिमाग में छपना स्टार्ट करता है। एक बार लिखोगे, दूसरी बार देखोगे, फिर देखोगे, फिर लिखोगे, वो अपना आपके दिमाग में सेट होने लगता है। तो चलिए आज बात करते हैं ब्लड पे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं हिंदी में भी यहाँ लिखते हुए चलेंगे, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। तो उत्तक के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन बता दिया हम आपको, ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू और हिंदी में संयोजी उत्तक। ठीक है ना। ब्लड का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, पीएच स्केल पर जो वैल्यू आता है वो 7.4, यानी ब्लड जो है वो क्षारीय अवस्था में, बेसिक नेचर है ब्लड का। ठीक है ना। आपने पीएच स्केल का वैल्यू जानते होंगे, पीएच स्केल जो होता है वो आपका 0 से शुरू होकर 14 पे खत्म होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, और 7 के नीचे जो होता है उसे माना जाता है एसिडिक, और 7 के ऊपर जो होता है उसे माना जाता है बेसिक। मतलब ये जो नेचर है वो इधर के जितने आएंगे ना, जैसे नींबू उम्बू हो गया, वो सब एसिडिक में आ जाएंगे। ठीक है ना। ये सारे आपका जो एसिड रेन वेसिड रेन सब है ना इधर आता है। ठीक है, लार वार इधर आ जाएगा। इधर बेसिक नेचर में जो जाएगा वो अलग चीज होगा, जैसे कि आप यूज करते हो ना ई वो है, बेकिंग सोडा इधर आ जाएगा, एंटासिड के जितने भी चीज है वो इधर आ जाएंगे, 7 के इधर, तो वो सारे बेसिक नेचर के हो जाएंगे। ये पीएच स्केल मैं अलग से बता दूंगा। पीएच स्केल का जो खोजा था वो खोजा था सोहेंसन, सोहेंसन लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सोहेंसन इधर मिटा के हम लिख देना, ये बहुत जरूरी है। एक तो याद रखिएगा, कभी कभी मालूम है 1 लाइनर में ये पूछ देता है पीएच स्केल का वैल्यू कितना से कितना तक होता है, तो आप याद रखिएगा पीएच स्केल का वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 तक।
जो सातवां है ना उसको न्यूट्रल यानी उदासीन बोला जाता है। जो 7 का इधर 0 की तरफ जाते हुए मिलता है वो एसिडिक नेचर का पाया जाएगा, यानी अम्लीय नेचर का पाया जाएगा, अम्लीय प्रकृति होगी उसकी। और जो 7 से आगे जाएगा मतलब 8 पे चला गया, 9 पे चला गया, तो उसमें क्षारीय प्रकृति पाई जाएगी, यानी बेसिक नेचर पाया जाएगा। नहीं समझ में आया? और इसको जो बनाने वाला था नाम था उसका नाम था सोहेंसन। क्या नाम था? सोहेंसन। ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, मतलब जो भी चीज आपके अंदर प्रेजेंट है जिसका पीएच मानना है उसके अंदर कितना पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए ब्लड जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ब्लड के अंदर कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग, कुछ भाग वाटरी फ्लूइड फॉर्म में है और कुछ भाग सेल्स फॉर्म में है। तो वो देखते हैं पहले। ये पहला पार्ट जो है वो प्लाज्मा का कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो किसका कहलाता है? ब्लड सेल्स का कहलाता है। तो ब्लड सेल इसके पास, पहले हम आते हैं प्लाज्मा के बारे में जानना चाहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना वो पूरा का गाढ़ा अवस्था में होता है। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है। ठीक है। 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन क्यों होता है? वो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो काम आता है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग भी आपको हम बताएंगे कि कैसे प्लेटलेट एयर के फॉर्मेशन में आ जा रहा है तो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे थ्रोम्बिन के पास जा रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है, फिर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कैसे फाइब्रोजेन से मिल रहा है तो वो फाइब्रिन बना के जहां आपका कट रहा है वहां आके आपका जो ब्लड है उसको क्लॉट कर देता है। ठीक है ना? ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है। अभी लिख के बताऊंगा, अभी बोल दिया लेकिन लिख के बताऊंगा। ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा कंटेंट आपको यही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है। 92% आपके प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। वाटर जो होता है, ये वाटर जो फ्लूइड फॉर्म है उस फ्लूइड फॉर्म में आपके ये जितने भी सेल्स है ना वो फ्लो करेंगे, जितने भी ये ब्लड सेल्स है वो फ्लो करेंगे। और जितने भी मिनरल्स होंगे ना आपके ब्लड के अंदर वो सारे के सारे किसमें फ्लो कर रहे हैं? इसी प्लाज्मा के फ्लूइड फॉर्म के अंदर। ठीक है ना? 7% इसमें प्रोटीन होता है, 7% प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन मैंने ये फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन बता दिया, ये गाढ़ा अवस्था में रहता है। और देखिए आप कह रहे हो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, भैया ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है कैसे? बाहर की तरफ जब आपका शरीर कटता है कहीं हिस्सा में तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो फाइब्रिन के कारण। फाइब्रिन का यहाँ पे जाल लग जाता है तो जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन ब्लड क्लॉट आर्टरी और वेन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हेपेरिन नामक एक चीज पाया जाता है जिसके कारण आपके जो रक्त और सीरा में है वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जो आपका जब लोगों को कोविड हो रहा था ना तो यही हेपेरिन की कमी हो जा रही थी लोगों के अंदर, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है ना वो कम हो जा रहा था। तो लोगों की मतलब तो ब्लड का अगर फ्लो कम हो जाएगा तो ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को इधर से उधर फैलाना। तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा था तो लोग दम घुटने के कारण मर जा रहे थे। तो अब क्या डॉक्टर को ये कहा जा रहा था कि ब्लड के अंदर क्या कम हो गया है? आपका ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो जो डॉक्टर थे ना वो हेपेरिन का इंजेक्शन लगा रहे थे और ये हेपेरिन की मात्रा बहुत कम दे रहे थे। अब इनको कंफर्म नहीं था डॉक्टरों को कि हेपेरिन कितना दे कि वो ब्लड का फ्लो बनाए रखे। तो ये कम वैल्यू में ब्लड का दे रहे थे, आदमी को इंजेक्ट कर रहे थे, जिसके कारण जो उनका गाढ़ा ब्लड हो जा रहा था ना कोविड होने के कारण वो थोड़ा उनको फ्लो में आ जा रहा था, जिसके कारण ऑक्सीजन आपके सभी जगह में फैल जाए। क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपका दिमाग से लेकर आपके अंगूठे तक पूरा का पूरा वो जुड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? और फ्लूइड फॉर्म में ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फ्लूइड फॉर्म में है। नहीं समझ में आया? देखिए अब ये क्या होता है? ब्लड जो होता है हमारे अंदर कितना प्रपोर्शन होता है ये भी कभी कभी आपको पूछ देता है। ठीक है? तो ब्लड आपके अंदर तकरीबन 550 से 5,000 से लेकर 5,050 ml तक होता है, मतलब 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक। ठीक है ना? ये जो ज्यादा अमाउंट है ना ये होता है मेल में। तो मेल के लिए मेल यानी पुरुष और ये महिला फीमेल है। फीमेल के अंदर खून कम होता है क्योंकि फिर वो बाहर से लेती है ना। ऐसे ही मच्छरों का भी काम है, फीमेल मच्छर है आपको काटती है वही रक्त चूसती है। अगर फीमेल मच्छर अपना रक्त नहीं, फीमेल मच्छर आपको काट के अपने अंदर रक्त नहीं लेगी ना तो फिर उनके गर्भ में जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे,
वो ये कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको एक बारी, ठीक है ना। जो मच्छर आपको काट के आपके खून को निकाल रहा है ना, वो फीमेल है, ठीक है ना। और जो आपके कान के पास भिनभिना रहे हैं ना, वो मेल है। फीमेल मच्छर आपको काटती है। अगर सोचिए आप अगर वो मच्छर आपको काट के मतलब खून अंदर वो ना लेना, तो वो जो गर्भ धारण उसने कर रखा है ना, वो उनका बच्चा मर जाएगा। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आपके खून को निकालती है। अगर वो खून को नहीं निकालेंगे तो उनका बच्चा उसमें का पालन पोषण नहीं हो पाएगा, इसीलिए करती है। वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अब जब बच्चा आपके पेट में है, जब बच्चा आपके पेट में, वहाँ अभी बच्चा का बारे में बात कर रहे थे मच्छर का, तो वो वाला बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा की बात कर रहे हैं। जब आपका बच्चा पेट में होगा, जो मनुष्य का बच्चा पेट में होगा, तो मनुष्य का बच्चा जब पेट में होगा तो उसका ब्लड फॉर्मेशन के लिए, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है ना। एडल्ट के अंदर ब्लड फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। तो बोन मैरो तो ये बच्चों में होगा नहीं, तो बच्चों में कहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है? ब्लड का फॉर्मेशन बच्चों के अंदर होता है लीवर के मेसोडर्म में। कहाँ होता है? फिर से वापस बोलिए, ब्लड फॉर्मेशन होता है लीवर के मेसोडर्म में होता है, ठीक है। बोन मैरो में नहीं होता। बोन मैरो में किस में होता है? बोन मैरो जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसी के अंदर होगा। तो एडल्ट के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, उसी के अंदर होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब आपको कोई कहेगा कि ब्लड क्लॉटिंग से क्या समझते हो, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग से हम ये समझते हैं कि जब भी आपका शरीर का कोई हिस्सा कट छट जाए, ठीक है ना, तो वहाँ से जब हमारे शरीर से खून बहना स्टार्ट होता है, तो कभी कहीं ना कहीं वो खून हमारा रुक जाता है। कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो कैसे बंद हो जाता है? कटाई चढ़। अब वो ये नहीं कि पूरा माथा फट जाए और आप सोचे कि अब लग जाए, अब हो जाए ब्लड क्लॉटिंग ना। ब्लड क्लॉटिंग का भी एक निर्देश होता है कि आपका कितना कटा छटा है। अब एक ही बार पूरा माथा फाड़ लीजिए और सोचिए ब्लड क्लॉट हो क्यों नहीं रहा है, जल्दी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट, मान लीजिए आपका यहाँ कट गया, थोड़ी देर में खून आना बंद हो गया, यानी आपका ब्लड क्लॉट कंप्लीट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या निर्देश दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्लड आपके शरीर में जब आप सेल्स पढ़ेंगे ना, इसके बाद के वीडियो में मैं सेल्स पर पढ़ाऊंगा, तो उस सेल्स में एक प्लेटलेट है जिसका जिसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये मैं वहां भी बताऊंगा, अभी भी सुन लीजिए। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब जैसे ही आपका हाथ कटेगा ना, तो वो प्लेटलेट एयर के उसमें आएगा, क्योंकि जब आपका हाथ, अभी तो वो एयर के उसमें नहीं है ना। हाथ देखिए, मान लीजिए ये हाथ है, अभी तो इसमें जो भी खून बह रहा है वो एयर के कनेक्शन में नहीं है। जैसे मेरा हाथ कटा, वो जो ब्लड है वो एयर के कनेक्शन में चला गया, ठीक है ना। अब ब्लड जो है उसके अंदर प्लेटलेट भी सेल होता है, वो जैसे एयर के कनेक्शन में जाएगा तो वो बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखते रहिएगा, पीछे मेरा आवाज सुनिएगा और पीछे देखते रहिएगा। वो बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे बढ़कर कैल्शियम के साथ मिक्स होकर, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिक्स होकर फिर बनाएगा वो थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले रहेगा प्लेटलेट। प्लेटलेट जब एयर के कनेक्शन में जाएगा तब बनेगा क्या? थर्मोप्लास्टिन। और थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन की सहायता से बनाएगा थ्रोम्बिन, और फिर वही थ्रोम्बिन फाइब्रोजेन से मिलकर क्या बना लेगा? फाइब्रिन। और जो फाइब्रिन है ना, वो आपके हाथ में जो कटा वाला हिस्सा होगा वहां आके ऐसे जाली नुमा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके। और फिर वो जो खून आपका बह रहा था ना, वो खून बहना बंद हो जाएगा। वो खून बहना बंद हो जाएगा किसके द्वारा? इस फाइब्रिन के द्वारा। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है आपका? ये सब आपके खून के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। क्या आप है? ये सब आपके खून के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोसेस होने में आप सोचेंगे ये इतना बड़ा प्रोसेस है, ये होने में 1 आध घंटा लग जाएगा। तो 1 आध घंटा लग जाएगा तो 1 आध घंटा में खून निकल जाएगा ना आपके शरीर से। ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इस प्रोसेस का नाम क्या है? कास्केडिंग प्रोसेस, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ना कि कौन सा विटामिन है जो वो विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। तो डायरेक्ट लिखिएगा कि जो विटामिन के है, वो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है, जिसका
केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। इसका के का जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है ना, उसी तरीके से रेटिनॉल है, ठीक है। उसके बाद थाइमिन है, उसके बाद नाइसिन है, इस तरह। उसके बाद आगे और भी मिलेगा सारा, वो TRNF PPFC सारा बता देंगे, वो टेंशन मत लीजिए। फाइनल ये विटामिन के जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस अलग है। ये जो विटामिन के, ये इसका क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है, तो आंसर कीजिएगा विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम फाइनोक्विनोन है। और वैसे ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इस प्रोसेस को लिखिएगा, एक दो बार याद हो जाएगा कि प्लेटलेट से एयर में गया, प्लेटलेट जो एयर के कनेक्ट में जाकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को मिला, और प्रोथ्रोम्बिन के पास जाके बोला कि चलो 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 हम लोग बनाते हैं क्या, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और फिर वो थ्रोम्बिन उठ के गया फाइब्रोनोजेन के पास, फाइब्रोनोजेन से मिलकर बोला कि चलो अब हम लोग फाइब्रिन बनाते हैं। उस लड़का का हाथ में कट गया है, तो हम लोग जाके उसमें फाइब्रिन का जाल बिछा देते हैं, जिसके कारण जो पीछे से आने वाले जितने भी चीजें हैं ना, वो जाल में टकरा के ऐसे जाल बन, मान लीजिए जाल बन गया, अब ये पीछे से जो भी चीज खून फैल रहा है जाल, तो इसको रोक दिया। अब सामने आ जाएगा, इस जाल के सामने आ जाएगा आपका सेल्स। अब पीछे से चाहे जितना भी फ्लूइड धक्का मारे, वो सेल्स जाल को तोड़ के निकल नहीं सकता, तो पीछे क्या रोक लेगा? फ्लूइड रोक लेगा ना। मान लीजिए आपका कोई ड्रेन है, ठीक है ना। अब इस ड्रेन के सामने आपने जाली लगा दिया, ठीक। अब पीछे से आने वाले जो कोई पत्थर वत्थर है वो यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पत्थर आ गया, तो ये पत्थर क्या आपके से इसके वेन में, आर्टरी में क्या डिनोट कर रहा है? ये आपके सेल्स डिनोट कर रहे हैं। सेल्स यहाँ खड़े हो गए ना, तो पीछे से अगर मान लीजिए आपका फ्लूइड भी आ रहा है ना, जो आप फ्लूइड यानी जो पानी, मान लीजिए नाली में पानी आ रहा है, उसी तरीके से फ्लूइड आपके वेन और आर्टरी के अंदर आ रहे हैं, तो वही फ्लूइड फॉर्म में है, तो पीछे से जितने फ्लूइड है ना वो यहाँ रुक जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे बेचारे, धक्का मारेंगे नहीं जा पाएंगे। सेल्स इनको बोलेगा चलो वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ बाहर कोई जगह नहीं है, अंदर जाओ। तो इसी तरीके से आपका सेल्स भी ये ब्लड क्लॉटिंग में वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए इस ब्लड के ये वाले पार्ट में इतना ही। इसके आगे और हम चलेंगे, उसके अंदर हम ये ब्लड सेल्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके आगे आरवी जो है ब्लड ग्रुप पे बात करेंगे, फिर उसके आगे RH फैक्टर पे, फिर सर्कुलेटरी मोशन करके ब्लड का पूरा खत्म। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।